आज हम बेटा डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, बैंक समाधान विवरण के बारे में। इसका मीनिंग मैंने बेटा आपको पहले बता दिया था। आज हम इसका फॉर्मेट जानेंगे और फॉर्मेट के बाद जो है हम जानेंगे बैलेंस के बारे में कि कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस। और उसके बाद जो है हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिस कारण पासबुक और कैश बुक का बैलेंस नहीं मिलता। तो बेटा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और उस स्क्रीन के जरिए आपको जो है मैं समझाता हूं। तो हमारा टॉपिक है बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। तो सबसे पहले मीनिंग आपको मैंने बता दिया था बेटा, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं इसका मीनिंग। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट which is prepared to the reconcile of difference between bank balance shown by the cash book and the passbook। तो बैंक समाधान विवरण एक विवरण है जो रोकड़ बही और पासबुक द्वारा दर्शाए गए बैंक शेष के बीच के अंतर को मिलाने के लिए तैयार किया जाता है। तो आपको बेटा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, जो लेन देन हमारे चेक के थ्रू होते हैं, तो एक जो बिजनेसमैन है वो खुद उनका रिकॉर्ड रखता है। तो रिकॉर्ड के लिए बनाता है वो कैश बुक, ठीक है बेटा, रोकड़ बही बनाता है, हिंदी में बोलते हैं। और फिर वो सारे के सारे जो चेक हैं वो जाते हैं बैंक में, ठीक है। और बैंक जो है उनका रिकॉर्ड रखता है बेटा पासबुक में। फिर जब हम एक टाइम के बाद अपनी पासबुक को अपडेट करने के लिए जाते हैं, तो जब हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिलता, अर्थात जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई उसका रिकॉर्ड हमने खुद रखा था और उन्हीं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंक वाले रख रहे हैं, तो जब वेरिएशन हो जाता है डिफरेंस में कैश बुक और पासबुक में, तो उस वेरिएशन को, उस डिफरेंस को, उस अंतर को मिलाने के लिए ये एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। उसको बोलते हैं बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। तो अब बेटा हम जानते हैं इसका फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो टॉप में आप लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेटा, और इसके नीचे लिखेंगे आप एज ऑन। तो यहाँ पर बेटा आप तारीख डालेंगे, जो तारीख जो है आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, जो न्यूमेरिकल में गिवन होगी, उस तारीख को आप डालेंगे, या जिस तारीख को हम जो है इसको बना रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है बेटा 3 हमारे कॉलम बनेंगे। तो फर्स्ट बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर का, सेकंड बनेगा बेटा हमारा प्लस का अमाउंट, और थर्ड बनेगा माइनस का अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो ट्रांजैक्शंस, उसका इफेक्ट अगर प्लस होना है तो हम प्लस में लिखेंगे, अगर उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट माइनस में होना है तो हम बेटा माइनस में लिखेंगे। तो ये आपको बात बताई, ये है बेटा इसका फॉर्मेट। और जो स्टार्टिंग है, जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग, वो बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक से भी हो सकती है या बैलेंस एज पर पासबुक से भी हो सकती है। तो जो आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में बेटा आपको सबसे पहले आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो आपको मैं इनके बैलेंस के बारे में बेटा सबसे पहले बताता हूँ, और जब आप इनके बारे में सीख जाएंगे तो आपका 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, तो आपके 1 नंबर जो है पक्का बन जाएगा। 1 नंबर आपको बैलेंस लिखने के ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताता हूं मैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो हम कैसे उसका फॉर्मेट बनाएंगे, तो टॉप में बेटा हम वही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे, एज ऑन लिख दिया, उसके बाद पर्टिकुलर्स, प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। तो जो कैश बुक का बैलेंस है वो बेटा आपको मैंने 4 तरीकों से बताया हुआ है। तो मैक्सिमम आपके ये जो तरीके हैं ये हो सकते हैं 4, तो इनमें से आपको कोई एक तरीका आएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला हो सकता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, बैलेंस, ना डेबिट लगा हुआ है ना बेटा क्रेडिट लगा हुआ है, सिंपल क्या लगा हुआ है, बैलेंस। तो आपके साथ ना डेबिट है ना क्रेडिट है। तो जब सिंपल बैलेंस लिखा है तो इसका मतलब ये जो हमारा अमाउंट आएगा, जो फिगर होगी वो आपने प्लस में लिखनी है, ठीक है बेटा। तो अमाउंट आ जाएगा प्लस में अगर सिंपल लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। और अब आपको अगर बैलेंस लिखा है, बैलेंस के साथ अगर बेटा डेबिट शब्द लगा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लगा हुआ है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट लगा हुआ है, तो आपको मैंने बताया था कि जो कैश है उसका बेटा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब हम किस में हैं, प्लस में,
अगर डेबिट लगा है तब भी बेटा जो फिगर आएगी वो हमने प्लस के कॉलम में लिखनी है। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारा जो है अपना पैसा है। ठीक है, और अगर आपको क्रेडिट आएगा, डेबिट लिखा है, क्या लिखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि बेटा हम माइनस में हैं, हमारा अपना कैश नहीं है, हमने कहीं से क्या किया हुआ है, लिया हुआ है, वो कैश हमारे पास है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस आता है कैश बुक का तो फिर आप उसको प्लस में लिखेंगे, वो आप उसको कहाँ लिखेंगे, माइनस में। तो ये बेटा हम जो है लिख देंगे इसको माइनस में लिखेंगे अगर क्रेडिट है। और अगर बेटा लिखा है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट का तो मतलब ही बेटा होता है माइनस, कि हमने औरों से लिया हुआ है कैश, हमारा अपना नहीं है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है बेटा, माइनस। तो आपको मैंने बताया कि जो बेटा बैलेंस होते हैं तो ये बैलेंस मतलब 4 तरीकों से आपको किसी एक तरीके से आएगा। तो सबसे पहले अगर बैलेंस लिखा है तो बेटा उसकी जो फिगर है वो प्लस में लिख दो, डेबिट बैलेंस लिखा है कैश बुक का तो प्लस में लिख दो, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो उसका माइनस में लिख दो, ओवरड्राफ्ट लिखा है तो आप बेटा उसको माइनस में लिख दो कैश बुक का। ठीक है, तो आपको बता दिया। फिर जब शुरुआत बेटा हमारी कैश बुक से होगी तो जो हमारा आंसर है वो आएगा बेटा बैलेंस एज पर पासबुक। जो आंसर निकलेगा लास्ट में हमारा वो किसका निकलेगा बेटा, पासबुक से। तो आपको बता दिया अगर शुरुआत हमारी कैश बुक से होती है तो आंसर बेटा हमारा पासबुक का निकलता है। तो अब हम जानते हैं बेटा पासबुक के बैलेंस। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आपको अच्छा रहेगा समझने के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है पासबुक से, और आपने बेटा साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है इसका। तो देखो अब पासबुक जब आपका लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, अब ना डेबिट लगा है ना क्रेडिट लगा है। ठीक है बेटा, ना डेबिट लगा है ना क्रेडिट लगा है, सिंपल बैलेंस लिखा हुआ है। तो बेटा हम उसको लिखेंगे प्लस में, जो फिगर है ये जो मैं बेटा क्रॉस लगा रहा हूँ ये है फिगर, जो भी आपको दिए होंगे ये प्लस में आएंगे। ठीक है, अगर बेटा बैलेंस नहीं लगा हुआ है, अगर इसके साथ लिखा है डेबिट, तो आपको मैंने बताया था पासबुक का फॉर्मेट भी बेटा बताया था आपको मैंने कि जब बैलेंस के साथ डेबिट लगा हुआ है तो इसका मतलब हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो वो डेबिट बैलेंस किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। डेबिट बैलेंस पासबुक का कहाँ आएगा, माइनस में। और बेटा अगर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का तो आपको मैंने देखो पासबुक बताई थी, तो अगर अमाउंट के साथ कॉपी में अगर क्रेडिट लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारा अपना जमा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, उसको हम लिखेंगे प्लस में। ठीक है बेटा, और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट का तो बेटा मतलब ही होता है माइनस। तो आपको बेटा बता दिया। तो अगर क्वेश्चंस की शुरुआत पासबुक से होती है तो इन चारों में से कोई एक, मतलब जैसे आपके पास बेटा बैलेंस आएगा, या तो लिखा होगा बैलेंस एज पर पासबुक, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या क्रेडिट, या ओवरड्राफ्ट। तो जहाँ जहाँ पर जो आएगा वो आपको मैंने बता दिया, आप इसको लिखेंगे तो एक नंबर मतलब आपका यहीं से ही बन जाएगा। और फिर इसमें जो बेटा आपका आंसर आएगा तो आंसर आएगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम चले कहाँ से थे, हम चले थे बेटा पासबुक के बैलेंस से, तो हमारा आंसर होगा बेटा कैश बुक। तो आपको बेटा ये मैंने बताया, इसका भी आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा। तो क्या है अब, कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, कैश बुक और पासबुक बैलेंस के बीच के अंतर के कारण। तो जब आपको इनके बारे में पता लग जाएगा तो आप पूरे का पूरा न्यूमेरिकल बेटा खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इन पॉइंटों को बड़े ध्यान से बेटा सुनना है। तो सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बेटा फर्स्ट नंबर पे आ गई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हिंदी में चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। तो आपने बेटा बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे सपोज मैंने पेमेंट करनी थी आपकी 1000 रुपीज़ की, ठीक है, तो मैंने आपको बेटा चेक दे दिया। ठीक है, चेक मैंने दिया, तो जैसे ही मैं चेक दूंगा तो मैं अपनी कैश बुक को बेटा कर दूंगा कम। ये बेटा लिख लिया मैंने, कैश बुक को क्या कर दूंगा मैं, कम, माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने चेक दिया। लेकिन अगर वो चेक आप जो हैं अपने पास ही रखते हैं, उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, हमारी पासबुक बेटा बड़ी हुई रहेगी। ठीक है, क्योंकि बैंक वाले हमारी पासबुक को कम नहीं करेंगे उतने रुपये से,
वो हमारी पासबुक में रहेगी बढ़ी हुई। तो फिर से बताता हूँ, चेक बेटा मैंने जैसे आपको दे दिया 1000 रुपये का, तो मैं 1000 रुपये से अपनी कैश बुक क्या कर दूंगा कम। जैसे मेरे पास 50,000 रुपये था, मैंने 1000 दे दिया, तो मेरी कैश बुक में रह जाएगा 49,000। लेकिन जब वो चेक आगे बैंक में पहुंचेगा नहीं, तो हमारी पासबुक में बेटा 50,000 ही रहेगा। ठीक है, तो अर्थात 1000 रुपये जो है हमारी पासबुक की रहेगी बढ़ी हुई बेटा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक जमा किया गया लेकिन जमा नहीं हुआ। अब बेटा इसको भी ध्यान से सुनना। अब जैसे मैंने किसी से पेमेंट लेनी थी, जैसे मैंने 2000 रुपीज़ लेना था, तो क्या किया, उसने मेरे को चेक दिया। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को बेटा चेक मिलेगा, तो मेरे को चेक मिला तो मैं अपनी कैश बुक को क्या कर दूंगा बेटा, कैश बुक को अपनी बढ़ा दूंगा। लेकिन फिर मैंने बैंक में बेटा वो भेज दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो जमा नहीं हुआ है। तो जब तक वो जमा नहीं होता है बैंक में, तब तक हमारी पासबुक क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। ठीक है, तो चेक हमारे को मिला लेकिन आगे जमा नहीं हुआ, तो हमारे को मिला है, हम तो अपने कैश बुक को बढ़ा देंगे, लेकिन जब जमा नहीं हुआ है तो हमारी पासबुक क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब बेटा हम जो हैं बैंक में पैसे जो हैं जमा करते हैं, तो उस जमा के बदले हमारे को ब्याज मिलता है। जब ब्याज मिलता है तो हमारी पासबुक क्या हो जाती है, क्रेडिट। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट क्रेडिट हो तो बैंक हमारी पासबुक को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है, इससे बढ़ जाती है। लेकिन हमारे को बेटा ये पता नहीं होता कि कितना हमारे को ब्याज मिला। ठीक है, तो हमारी जो है कैश बुक उतने ब्याज से क्या रहती है, कम। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो जो हमारा बेटा बैंक में पैसा जमा है, उस पैसे के बदले हमारे को बैंक ब्याज भी देता है। तो जितना ब्याज हमारे को मिलेगा, तो बैंक जो है हमारी पासबुक को तो बढ़ा देगा, लेकिन हमारे को पता नहीं होगा कि कितना ब्याज मिला है, तो उतने अमाउंट से हमारी कैश बुक रहेगी कम। अब अगला पॉइंट बेटा इसका उल्टा है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक द्वारा ब्याज लिया जाना। तो बेटा कई बार ऐसा करते हैं कि बैंक से हम लोन ले लेते हैं, तो जब हम बैंक से लोन लें तो हमारे को बैंक को ब्याज देना पड़ता है। हम बैंक को क्या करते हैं, ब्याज देते हैं, तो बैंक क्या करता है, हमारी पासबुक को कम कर देता है, क्योंकि ब्याज काटता है हमारी पासबुक से। ठीक है, क्योंकि बैंक ने ब्याज लेना है, तो हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा। डेबिट मतलब हमारी पासबुक को कम कर देगा, और हमारे को बेटा ये पता नहीं होगा कि कितना बैंक ने ब्याज ले लिया। ठीक है, तो जब हमारे को पता नहीं होगा, तो उतने अमाउंट से हमारी कैश बुक क्या रहेगी बेटा, बढ़ी हुई रहेगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बेटा, बैंक चार्जेस, बैंक प्रभार या बैंक शुल्क। तो बेटा बैंक हमारे काफ़ी ज़्यादा काम करता है, हमारा जो पैसा है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता है, और इसके साथ साथ बैंक ने हमारे को कैश बुक दी हुई है, बैंक ने हमारे को डेबिट कार्ड दिया है या क्रेडिट कार्ड दिया है। तो बैंक हमारे बहुत सारे काम करता है, तो बहुत सारे काम करने के बदले वो फीस भी लेता है, चार्ज लेता है। ठीक है, तो जब वो चार्ज लेगा, जैसे एटीएम कार्ड के ही चार्ज ले लिए, या पासबुक के ही हमारे जो चेक बुक है उसके ही चार्ज ले लिए, तो उस चार्ज से क्या करता है बैंक, हमारी पासबुक को कम कर देता है। जैसे 100 रुपीज़, 200, 1000 जितना भी वो चार्ज लेगा, तो हमारी पासबुक को क्या कर देगा बेटा, कम। लेकिन हमारे को पता नहीं होगा कि ये चार्ज उसने किसके लिए। तो जब हमारे को पता नहीं होगा, तो उतने अमाउंट से हमारी कैश बुक क्या रहेगी, बढ़ी हुई। तो बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर है, पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा किया गया भुगतान। तो कई बार बेटा हम बैंक को बोल देते हैं कि आपने हमारी, जैसे हमने मकान बनाने के लिए लोन लिया है, तो लोन की किस्त दे देना, या हमने गाड़ी ली हुई है, तो गाड़ी की जो किस्त है वो आपने जमा कर देना। ठीक है, तो हम बैंक को बोल देते हैं कि आपने जो है, हमने जो गाड़ी ली है उसकी आपने किस्त जो है दे देना कंपनी को। ठीक है, तो जब हमने बोला होता है, तो बैंक क्या कर देता है, बैंक उतने अमाउंट से हमारी पासबुक को क्या कर देता है बेटा, कम। लेकिन जब तक हमारे को इसकी इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा नहीं मिलती है, तब तक बेटा हमारी कैश बुक क्या रहती है, बढ़ी हुई। ठीक है, जैसे हमने बोला है बैंक को कि आपने हमारा ये पेमेंट कर देनी, तो उन पेमेंटों से बैंक हमारी पासबुक को कम कर देगा। लेकिन जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है, ठीक है, बैंक के द्वारा, तो हमारी कैश बुक बेटा बढ़ी हुई रहती है,
अब अगला पॉइंट है कलेक्शन मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा की गई वसूली। तो कई बार ऐसा होता है बेटा कि देखो आजकल जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बेटा आपसे क्या किया जा रहा है, बैंक के अकाउंट पूछे जा रहे हैं कि आपका बैंक का अकाउंट क्या है वो बताओ, तो आप बैंक का अकाउंट बता रहे हैं। तो बस वैसे ही हम भी बेटा कोई शेयर मार्केट में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, या हम जो है एग्जामिनेशन ड्यूटी देते हैं, या हम इलेक्शन में ड्यूटी देते हैं, तो हम भी अपना जो है अकाउंट नंबर बता देते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो पैसा मिल रहा है हमारे अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो जब बेटा हमारे जो है कलेक्शन होती है, जो बैंक कलेक्शन करता है, तो हमारी पासबुक में पैसा आ जाता है। जैसे अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जो पैसा है वो आपके पास आएगा और आपकी पासबुक में क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, आपकी पासबुक बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक आपकी कैश बुक क्या रहेगी बेटा, कम, ठीक है। तो ये हो गया जो कलेक्शन मतलब हमारी तरफ से कर दी बैंक ने, तो बैंक जब हमारी तरफ से कलेक्शन करता है तो पासबुक बेटा उससे बढ़ जाती है, लेकिन जब तक हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती तो हमारी कैश बुक बेटा कम रहती है। इसके बाद आ गया बेटा डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के बिलों का अनादर करना। तो इस पॉइंट का जो रिलेशन है वो बेटा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक है, ठीक है, उससे है। तो मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताता हूँ बेटा कि जैसे सपोज मैंने आपको सामान जो है उधार दिया 3 महीने के लिए, बेटा आपको मैंने सामान उधार दिया, तो जैसे मैंने दे दिया 5000 रुपीज़ का, तो मैं 5000 रुपीज़ आपसे कब लूँगा बेटा, 3 महीने के बाद लूँगा, 3 महीने से पहले मैं नहीं ले सकता। अगर मैं लूँगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि देखो बिल में टाइम लिखा है 3 मंथ, तो ये कैसे ले रहा है मेरे से पहले। लेकिन बेटा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ जाती है 1 महीने के बाद ही, तो मैं बैंक में जा सकता हूँ और उस बिल को बैंक में मतलब क्या कर सकता हूँ, डिस्काउंटेड करवा सकता हूँ। तो मैंने 5000 रुपीज़ लेना था, तो बैंक मेरे को 5000 नहीं देंगे, डिस्काउंटेड का मतलब होता है कम करके। तो बैंक जैसे जो है सपोज 200 बैंक ने काट लिया, तो मेरे को 4800 जो है बैंक क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो जब मेरे को पैसा जो है मिल जाएगा, तो इस पॉइंट से मेरी जो है कैश बुक क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाती है और पासबुक क्या रहेगी, कम बेटा, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है बेटा 9, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द डेटर्स, देनदारों द्वारा बैंक में सीधे जमा करना। तो कई बार बेटा जैसे मैंने जैसे जो है या तो किसी बिजनेस ने किसी से कुछ बेटा पैसा लेना है, हम उसका अपनी शॉप में इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि वो हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, उसको हमारा अकाउंट नंबर पता था, वो सीधा ही बेटा बैंक में जाता है और बैंक में क्या कर देता है, हमारे खाते में जमा कर देता है, और हमारे को पता नहीं है कि उसने हमारा पैसा दे दिया है। तो इस पॉइंट से क्या होगा कि उसने जब पासबुक में जमा कर दिया है हमारे अकाउंट में, तो पासबुक बेटा बढ़ जाएगी, और हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि उसने नहीं दिया हुआ है, तो हमारी कैश बुक क्या रहेगी बेटा, कम। अब अगला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक विदाउट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, जो प्राप्त चेक बिना रोकड़ बही में लिखे बैंक में जमा किए। तो कई बार बेटा ऐसा भी हो जाता है कि मेरे को किसी ने जो है चेक दिया, ठीक है, तो मैंने बैंक में तो क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो बैंक में जब जमा करूंगा मैं, तो मेरी पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब मैं खुद कैश बुक में एंट्री करना भूल जाऊंगा, तो मेरी कैश बुक क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी, ठीक है। तो ये बेटा हमने जो है पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने बेटा डिस्कस कर लिए कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक।